नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं EMRS टायर 2 के लिए बायोलॉजी क्लास 1। क्या EMRS टायर 2 के लिए TGT साइंस में बायोलॉजी की क्लास 1। तो आज से मैं आपके साथ जुड़ूंगी TGT साइंस की तैयारी करवाने के लिए, जिसमें सबसे पहले मैं कवर करूंगी बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो रिज़ल्ट आ गया है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो 40 मार्क्स का आपका रहने वाला है ऑब्जेक्टिव और 60 मार्क्स का रहेगा डिस्क्रिप्टिव। तो मैं उसी हिसाब से आपकी तैयारी करवाऊंगी कि आप ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। देखो, लाइफ प्रोसेसेस क्या हो जाती हैं, जो भी बेसिक और जो इसेंशियल फंक्शन है ना, यानी कि जो भी जीवन जीने के लिए और जीवन को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी फंक्शंस हैं या प्रोसेस हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। क्या हो जाएंगी, ज़रूरी और इसेंशियल, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इसेंशियल हैं, जो ज़रूरी हैं जीवन जीने के लिए, वो सारी प्रोसेस क्या हो जाती हैं, लाइफ प्रोसेसेस। द बेसिक एंड इसेंशियल फंक्शन क्या है, बेसिक है, और जो ज़रूरी फंक्शन है, जो प्रोसेस हैं, ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सके, अपनी जो लाइफ है उसको सस्टेन कर सके, उसके लिए जो ज़रूरी प्रोसेसेस हैं, जो बेसिक फंक्शन है, वो क्या हो जाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। अब जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उसमें मेनली जो ज़रूरी फंक्शंस होते हैं वो क्या आ जाते हैं, न्यूट्रिशन, उसके अलावा रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। सबसे पहले अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ, देखो न्यूट्रिशन क्या हो जाती है, आपको क्या करना है, खाना ऑब्टेन करना है और उस खाने को यूटिलाइज़ करना है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे खाना ऑब्टेन करते हैं और किस प्रकार उसे यूटिलाइज़ करते हैं, वो किस में आ जाएगा, न्यूट्रिशन में। अब अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो आप सोचोगे कि हम खाना कैसे यूटिलाइज़ करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, कि हम बस गए किचन में और हमने रोटी बना ली, दाल बना ली, तो उस तरीके से खाना ऑब्टेन नहीं होता है। कैसे होता है कि हम फूल से, पेड़ों से क्या आता है, हमारा खाना आता है। या जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो ऐसे करते हैं कि मांस मछली खाकर वो क्या करते हैं, अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। तो न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा कि किस प्रकार से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खाना ऑब्टेन कर रहे हैं और उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम किस में स्टडी करते हैं, न्यूट्रिशन में। तो न्यूट्रिशन क्या हो जाती है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें हम कैसे खाना ऑब्टेन कर रहे हैं और जो खाना हमने ऑब्टेन कर लिया है उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो किस में आ जाता है, न्यूट्रिशन में। फिर आती है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हो, देखो जो सांस लेना होता है, जो ब्रीदिंग होती है, वो रेस्पिरेशन नहीं होती है। जनरली हमारे माइंड में क्या कंसेप्शन होता है कि सांस लेना क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन, कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो क्या है, रेस्पिरेशन। लेकिन वो रेस्पिरेशन नहीं होता। सांस लेना और छोड़ना वो क्या होती है, ब्रीदिंग होती है। और ब्रीदिंग क्या होती है, एक फिजिकल प्रोसेस होती है। लेकिन जो ब्रीदिंग होती है वो रेस्पिरेशन के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो रेस्पिरेशन क्या है, हमने क्या किया, खाना ऑब्टेन किया और उसको यूटिलाइज कर लिया। अब जो खाना हमने लिया था, उसको यूटिलाइज किया था, उसी को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, उसी को तोड़ना है एनर्जी के लिए। क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम, जो खाना होता है, खाने को तोड़ने की प्रोसेस है टू ऑब्टेन एनर्जी, वो क्या हो जाती है, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें खाने को तोड़ा जाता है एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। वो जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या है, खाना ऑब्टेन कर लिया, एनर्जी यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद खाने को ब्रेक डाउन करके क्या बन गई है, एनर्जी बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट्स। देखो खाना जो ऑब्टेन किया, यूटिलाइज किया, वो किसको चाहिए, हमारी हर एक सेल को, चाहे वो उंगलियों की है, चाहे वो सिर की है, माइंड की है, तो हर सेल को क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। अब उस खाने को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा क्या किया जाता है, खाने को या सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट में जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस। क्या है, प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस को वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट्स में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे पहले क्या था, न्यूट्रिशन, यानी कि खाने को कैसे हम ऑब्टेन करेंगे और यूटिलाइज करेंगे। सेकेंड प्रोसेस क्या थी, जो इम्पोर्टेंट होती है, वो क्या हो जाती है, रेस्पिरेशन, यानी कि जो खाना यूटिलाइज किया था उसको ब्रेक डाउन करना है एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। क्या चाहिए होती है हमें,
कुछ भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अब मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर मैं 4 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे शरीर में क्या नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी बोलने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए या पीपीटी बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। तो हमें जो ह्यूमन बॉडी है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको काम को करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है, खाने से आती है। खाने को ब्रेक डाउन करके हम क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। अब नेक्स्ट था ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अब जो खाना डाइजेशन, हम आगे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में कि डाइजेशन कहाँ होता है खाने का, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ होता है। तो वहाँ से क्या करना, उस खाने को हर सेल में क्या करना, ट्रांसफ़र करना है। तो जो प्रोसेस होती है ट्रांसफ़र करने की, सब्सटेंस एक बॉडी के पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट में, वो क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। अब क्या है, अब खाना ले भी लिया है, यूटिलाइज भी कर लिया, एनर्जी भी बन गई है और खाने को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट भी कर दिया गया है। तो अब जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, एक्सक्रीशन। क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, यानी कि जो अब वेस्ट मटेरियल बच गया है हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी में, उसको जो रिमूवल करने की प्रोसेस है, उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक्सक्रीशन। और इसमें हम मेनली पढ़ते हैं कि जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं उनको कैसे एक्सक्रीट किया जाता है। क्लियर है। तो लाइफ प्रोसेस क्या हो जाती है, जो बेसिक और जो एसेंशियल फंक्शन है, जो बेसिक हैं और जो ज़रूरी फंक्शन है, जो ज़रूरी प्रोसेस है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो की जाती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए, या बेसिक लैंग्वेज में मैं अगर बात करूं तो जो भी ज़रूरी प्रोसेस हैं जीवन जीने के लिए की जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, लाइफ प्रोसेसेस। कौन सी रहेंगी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। अब यही आपका क्वेश्चन आता है कि जो रिप्रोडक्शन है क्या वो ज़रूरी प्रोसेस नहीं है। देखो, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेसेस में नहीं आता, क्योंकि अगर एक बंदा रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो उसकी वजह से क्या नहीं होता, सारी की सारी जो मतलब सिर्फ एक बंदा रिप्रोड्यूस नहीं करा, उसके अलावा तो बाकी सारे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो स्पीसी है वो ख़त्म नहीं होती। यानी कि एक बंदा अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो उसकी वजह से क्या नहीं होती, स्पीसी ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर सारी की सारी ही स्पीसीज़ क्या कर दे, रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, तो क्या हो जाएंगी, स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन क्या नहीं होता, एक लाइफ प्रोसेस नहीं होती। कौन कौन सी रहेंगी, न्यूट्रिशन क्या होती है, प्रोसेस है खाने को ऑब्टेन करने की और यूटिलाइज करने की। उसके बाद क्या होती है, रेस्पिरेशन, प्रोसेस है जिसमें खाने को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। और उसके बाद आती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस को एक बॉडी के पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। और लास्ट में आता है एक्सक्रीशन, यानी कि अब जो भी वेस्ट मटेरियल बच गया है उसको जो सेल्स हैं उनसे बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, एक्सक्रीशन। तो ये 4 लाइफ प्रोसेस हमने डिटेल में स्टडी करनी है। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आज के जो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया क्या होता है। उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, और ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था क्या थी, जो प्रोसेस थी खाने को ऑब्टेन करने की और यूटिलाइज करने की, वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रिशन। अब 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रोपिक की बात करूँ, ऑटो का मतलब क्या होता है, अपने आप। क्या होता है, अपने आप, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स खाना अपने आप बनाते हैं वो कौन सा न्यूट्रिशन शो करेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब आप बोलोगे कि मैम हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं, कि हम किचन में जाते हैं, हमने दाल भिगोई, हमने है ना राइस बनाई, या हमने रोटियां बनाई, चपातियां बनाई, तो वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि हम धूप में खड़े हो गए और ये आ जाओ खाना और आ गया। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या हो जाता है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की वजह की हेल्प से जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो किस में आ जाते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल क्या रहेगा, ग्रीन प्लांट, और एक होता है ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, वो भी क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या हो जाता है, वो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, मान लो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से। जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो फोटोसिंथेसिस को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या रहा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिज्म
जो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, वो क्या शो करेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और आपका एग्जांपल भी स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं और जो ऑटोट्रोपिक, ये बैक्टीरिया आपको दिख रहा होगा, ये अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हिट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या कर रहे थे, अपना खाना खुद बना रहे थे। अब हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, वो क्या शो करेंगे, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, कैट होगी, फंजाई होगी, लीच होगी, ये क्या कर रही हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम भी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या नहीं करते, अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम पेड़ पौधों से अपना खाना क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो न्यूट्रिशन में दो टाइप क्या क्या आ गए, पहला था ऑटोट्रोपिक और दूसरा था हिट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हिट्रोट्रोपिक जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो खाने के लिए दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है। ऑटोट्रोपिक जो खाना खुद बनाएंगे, हिट्रोट्रोपिक जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। एग्जाम्पल क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, फंजाई, लीच, ये सारे किस में आ जाते हैं, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। क्लियर है। अब जो ये हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो उनमें भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा कि किस प्रकार से वो खाना ऑब्टेन करते हैं, वो 3 प्रकार का होता है। क्या होएगा, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था, वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना रहे थे, अब अपना खाना खुद नहीं बना रहे, दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या होते हैं, 3 टाइप हो जाएंगे। सबसे पहले होता है होलोजोइक, उसके बाद होता है सेप्रोफाइटिक और तीसरा होता है पैरासिटिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो होलोजोइक मोड होता है न्यूट्रिशन का, वो क्या होता है। देखो, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं कि बाहर से खाना कंज्यूम करते हैं और अपने शरीर के अंदर उस खाने को क्या कर रहे होते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। क्या कर रहा है ऑर्गेनिज्म, बाहर से खाना कंज्यूम कर रहा है। जैसे हम हैं, हमने क्या किया, हमने रोटी खाई, हमने चपाती खा ली, हमने राइस खा लिया, उसके बाद जो हमारा शरीर होता है, जो हमारी बॉडी है, उसके अंदर ही वो क्या होती है, डाइजेशन होती है। यानी कि खाने को ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, कंज्यूम करेगा और अपने बॉडी के अंदर उस खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, वो क्या हो जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझ आया। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, बाहर से खाना कंज्यूम करेंगे और अपने शरीर के अंदर क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस को, वो कौन सा टाइप हो जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या करेंगे, ह्यूमन बींग्स हो गया, डॉग है, कैट है, और 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। जो अमीबा होता है, अमीबा क्या होता है, किसी भी शेप का इस तरीके से क्या हो जाता है, अमीबा होता है। और क्या होता है, अगर मैं अमीबा के बारे में बात करूँ, ये एक यूनिसेलुलर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम भी क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा की क्या नहीं होती, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होती है, सिर्फ एक ही सेल होती है, वो क्या हो जाते हैं, यूनिसेलुलर। अब आप मुझे बताओ, ह्यूमन बीइंग क्या यूनिसेलुलर है, बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हिट्रोट्रोपिक हम पढ़ रहे थे, क्या होता है, जिसमें खाना खुद नहीं बनाता ऑर्गेनिज्म, उसमें हमने सबसे पहले देखा होलोजोइक, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, खाना कंज्यूम करेगा और शरीर के अंदर क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे, मैंने आपको बताया ह्यूमन बीइंग्स होंगे, यानी कि हम खुद क्या शो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके बाद डॉग, कैट, अमीबा, पेरीमेशियम, ये किसके एग्जाम्पल रहेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन के। फिर आता है सेप्रोफाइटिक। अब जो सेप्रोफाइटिक होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से या ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। किस पे करेंगे, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो सड़ा गला डिके हुआ ऑर्गेनिक मैटर होता है, उससे जो खाना ऑब्टेन करते हैं, वो क्या शो करेंगे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या रहेगा, फंजाई हो गया। देखो, आपने देखा होगा, अगर आप ब्रेड के पैकेट को 4-5 दिन के लिए बाहर छोड़ देते हो, यानी कि फ्रिज से बाहर आपने निकाल कर छोड़ दिया, तो उसके ऊपर क्या लग जाती है, फफूंदी सी लग जाती है, फंजाई लग जाती हैं। तो जो ब्रेड मोल्ड हो गया, यीस्ट हो गया और मशरूम क्या रहेंगे, इसके एग्जाम्पल रहेंगे। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सड़े गले डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सेप्रोफाइटिक। और थर्ड आता है पैरासिटिक। अब देखो, पैरासिटिक में क्या हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके चिपक जाता है। क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके चिपक जाएगा और वहाँ से अपना खाना क्या करता है, ऑब्टेन करता है। तो क्या शो कर रहे हैं, पैरासिटिक। तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो दूसरे, जैसे आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि जो सिर में जुएं पड़ जाते हैं, तो जो सिर में जुएं पड़ गए, वो क्या कर रहे हैं, हम क्या है, ह्यूमन बीइंग है, हमारे ऊपर जो
जुए पड़े वो क्या कर रहे हैं, चिपक गए हैं सिर में, और हमारी जो बॉडी है उससे क्या कर रहे होते हैं, खून चूस रहे होते हैं, तो हमें क्या कर रहे होते हैं, वो हार्म कर रहे होते हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब वो कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक जो ऑर्गेनिज्म है, एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर जाके चिपक गए हैं और उससे अपना खाना क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। तो पैरासिटिक में क्या आ जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन, क्या या तो एक्सटर्नल या अंदर भी क्या हो जाते हैं, घुस जाते हैं, और उसके बाद दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, हार्म करते हैं और उससे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, वो क्या हो जाएगा, पैरासिटिक। एग्जाम्पल क्या करेंगे, लीच है, टेपवर्म है, और एक कैसकटा अमरबेल आपने सुनी होगी, आपको ध्यान रखना है। तो जो अमरबेल होती है वो क्या होती है, एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। अब ये पैरासिटिक क्यों है, ये ऑटोट्रोपिक क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या सुना था, अभी भी मैंने आपको पढ़ाया कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं वो क्या हो जाते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो जो कैसकटा है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्यों नहीं शो कर रहा, वो पैरासिटिक क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। देखो, अपना खाना खुद बनाने के लिए आगे आप पढ़ोगे, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है क्लोरोफिल, एक पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल क्या है, इंपॉर्टेंट होता है खाना बनाने के लिए। और जो ये कैसकटा है, जो अमरबेल होती है, उसके अंदर क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए अपना खाना खुद नहीं बना पाता। और ये कौन सा न्यूट्रिशन मोड शो करेगा, पैरासिटिक। तो सबसे पहले ऑटोट्रोपिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन शो करेंगे, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हेटरोट्रोपिक में 3 टाइप थे। सबसे पहले होलोजोइक यानी कि जो ऑर्गेनिज्म बाहर से खाना कंज्यूम करते हैं और अपने शरीर के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, वो क्या शो करेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड। एग्जाम्पल क्या करेंगे, ह्यूमन बींग्स हो गए, डॉग हो गए, कैट है, अमीबा और पेरीमेशियम, आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, सेप्रोफाइटिक में क्या हो जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा, फंजाई हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, यीस्ट और मशरूम भी आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। देखो, मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है, तो आपको लिखकर कैसे आना है, पहले आप बताओगे 2 टाइप, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। अब हेटरोट्रोपिक के अंदर भी आपको बताना है कि फर्दर 3 टाइप होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। अब देखो, जितने आप एग्जांपल दोगे ना, जैसे आपने होलोजोइक में बताया ह्यूमन बींग्स हैं, डॉग है, कैट है, अमीबा है, पेरीमेशियम है, तो उतना इफेक्टिव रहता है, उतना ही टीचर को क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो आपको पूरा प्रॉपर इस तरीके से, अगर आपसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछ लिया जाए तो ऐसे बता के आना है। अगर ज़्यादा नंबर का, वैसे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आएगा, फिर भी आपको देख लेना उस हिसाब से, उसके अंदर भी आप जैसे अमीबा है या पेरीमेशियम है या ह्यूमन बीइंग का अगर आपसे पूछा जाता है तो आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। फिर क्या था, पैरासिटिक, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, उनसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। कैसे, उनके ऊपर चिपक जाते हैं, चिपक जाने के बाद क्या करते हैं, उनसे जो खाना है वो ऑब्टेन करते रहते हैं। और इससे जो होस्ट होता है, होस्ट क्या है, जिस बॉडी पर जाकर क्या कर रहा है, चिपक रहा है। जैसे जुएँ हैं, अगर हमारे सिर में पड़ रही हैं तो हम क्या हो जाते हैं, होस्ट हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, जो होस्ट है, यानी कि हमें भी क्या पहुंचा रहा होता है, नुकसान पहुंचाती है। एग्जाम्पल लीच, टेपवर्म और कैसकटा क्या होता है, अमरबेल होती है, आपने सुना होगा। एक पैरासिटिक क्या होता है, प्लांट होता है, और इसके अंदर क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। और आगे आप पढ़ोगे कि क्लोरोफिल क्या होता है, बहुत नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए या अपना खाना खुद बनाने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस कौन शो करता है, जो भी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे वो क्या शो करेंगे, फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो ग्रीन प्लांट है उनके अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से यूजिंग सनलाइट एनर्जी खुद बनाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। क्या है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि CO2 प्लस वाटर की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। जो अपने आप अपना खाना बना रहे हैं वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब बात आती है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या करेंगे, सबसे पहले सनलाइट के बिना खाना नहीं बन सकता। उसके बाद क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये क्या रहती हैं, कुछ नेसेसरी कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि फोटोसिंथेसिस क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या क्या रहेंगी और कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, तो आपको डिटेल में डिस्कस करना है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। तो कंडीशन क्या क्या रहेंगी, 4 चीज़ें हैं जो जरूरी रहती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। वो क्या क्या रहेंगी, सबसे पहले सनलाइट, फिर क्लोरोफिल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखो ये क्या है, ये ग्रीन प्लांट है, ये क्या कर रहा है, ऊपर से यहाँ से इसे क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, और क्या मिल रहा है, CO2 मिल रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और नीचे से रूट से ये क्या ले रहा है, वाटर ले रहा है। तो इसे क्या क्या मिल गई, सनलाइट भी मिल गई, CO2 मिल गया, वाटर मिल गया। और जो ये लीव्स आप देख रहे हो, इन लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही इनका जो कलर होता है वो क्या रहता है, ग्रीन रहता है। तो क्या मिल रही है, सनलाइट मिल गई ऊपर से, नीचे से इसे पानी मिल गया, यहाँ से इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, और लीव्स के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। तो इस तरीके से ये जो पौधा है, ये जो प्लांट है, वो क्या कर पा रहा है, फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। अब इक्वेशन क्या रहेगी, आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में और आपको ध्यान रखना है क्या रहेगी। सबसे पहले क्या होता है कि जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, 12 वाटर के मोलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करते हैं, खाना क्या होता है, ग्लूकोज और वाटर, और 6 जो मोल होते हैं वो ऑक्सीजन के क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। 6 मोलिक्यूल किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। 12 मोलिक्यूल किसके होते हैं, वाटर के होते हैं। और सनलाइट और क्लोरोफिल, यही 4 चीज़ें क्या थी, नेसेसरी थी। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है, खाना बनता है। खाना बनता है मतलब क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, वाटर बनेगा, और साथ में 6 मोल किसके रिलीज होंगे, ऑक्सीजन के। तो फिर अगर मैं बात करूँ स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो पहला स्टेप क्या होगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करना। क्या करेगा, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है किसमें, जो पत्ती के अंदर, जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को यानी कि सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो अब ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व किया था उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू केमिकल एनर्जी। सबसे पहले क्या है, जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। अब उसने एब्जॉर्व कर लिया है, तो अब जो लाइट एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल है वो किस में टूट जाता है, H2 और O2 में। क्या होती है, इस वाटर मॉलिक्यूल की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, और ये H2 और O2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो ये सोर्स ऑक्सीजन बाहर निकली है ना, इसका सोर्स क्या था, जो ये 6 मोल ऑफ O2 बाहर निकले हैं इसका सोर्स क्या था। तो इसका सोर्स क्या है, वाटर की स्प्लिटिंग। जो वाटर मॉलिक्यूल था वो क्या हो रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था, और इसी से ये क्या बने हैं, 6 मोल ऑफ O2। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, अब क्या बच गया, H2 बच गया, और क्या है, CO2 है। तो H2 CO2 के अंदर जाके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और जब H2 का जो एडिशन होता है उसे हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। देखो मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, सबसे पहले स्टेप्स हम देख लेते हैं। स्टेप्स क्या रहते हैं, सबसे पहले जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, लाइट एनर्जी को, सनलाइट जो थी उसको उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो सनलाइट को उसने एब्जॉर्ब किया उसको किस में चेंज करना है, केमिकल एनर्जी में। लाइट को एब्जॉर्ब किया, अब सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब जो एनर्जी है ये क्या करेगी, जो ये वाटर मॉलिक्यूल है इसको H2 और O2 में क्या कर देती है, स्प्लिट कर देती है। स्प्लिट कर दिया, अब जो ये O2 है ये एज इट इज जाके बाहर निकल गया, ऑक्सीजन मिल गई हमें, बचा क्या, H2। अब H2 जो है ये CO2 में जाके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ क्या हो रही है, H2 मॉलिक्यूल है। अब जो ये H2 मॉलिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके मिल रहे हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके मिल रहे हैं इसका मतलब क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। किसकी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट क्या करने के लिए, ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए, यानी कि H2 + 6 CO2 मिलके क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं, खाना बना देते हैं। तो ये क्या रहेंगे, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको इक्वेशन भी ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फोटोसिंथेसिस को आपको क्या करना, डिफाइन करना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे,
डेफिनेशन लिखोगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। द प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की। फिर क्या पूछेंगे, कंडीशन पूछेंगे, नेसेसरी क्या क्या रहेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये क्या रहती है, नेसेसरी कंडीशन रहती है फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। CO2 किससे आ जाएगी, इन्वायरमेंट से। सनलाइट ऊपर से आ ही रही है। वाटर जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, जो रूट्स होती हैं, जो सोयल होती है, उससे जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो ये ग्रीन ग्रीन लीव्स आपको दिख रही हैं, इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो इस तरीके से जो सारी की सारी कंडीशन है वो क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हो जाती है। इक्वेशन आपको लिख के आनी पड़ेगी। मोल्स आपको ध्यान रखने हैं, 6 CO2 + 12 वाटर मोलिक्यूल मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, रिलीज करेंगे। स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि O2 कहाँ से आया है, तो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से क्या आया है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब उसके बाद जो H2 बचा, वाटर किस में स्प्लिट हुआ था, H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब जो ये H2 है ये CO2 के साथ जाके मिल जाएगा। CO2 में अगर H2 का एडिशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। क्लियर है यहाँ तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती हैं। तो अगर सेल ऑर्गेनली आपसे पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट। यानी कि जो ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, एक ग्रीन कलर का ऑर्गेनली होता है, क्या, क्लोरोप्लास्ट। अब सबसे पहले अगर मैं सेल की बात करूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा सेल क्या होती है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है जिंदगी की, लाइफ की, वो क्या हो जाती है, सेल हो जाती है। अगर मैं सेल को बताऊं कि हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो कौन फॉर्म करती है, सेल फॉर्म कर रही है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी जरूरी प्रोसेसेस होती है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ये सेल के अंदर हो रहा है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, ये कहाँ हो रहा होता है, सेल के अंदर हो रहा होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। अब यहाँ मैंने आपको एक टर्म बताई है, सेल ऑर्गेनली। तो देखो जैसे हमारे अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल के अंदर जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनली। यानी कि बेसिक जो कंपोनेंट होते हैं ना सेल के अंदर, देखो क्या होता है, सेल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के और इसके बीच में जो फ्लूइड है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में क्या रहते हैं, कुछ ऑर्गेनली तैरते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनली। आपने सुना होगा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल होता है, राइबोसोम्स होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनली। ठीक है, तो एक सेल ऑर्गेनली कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रही होती है, क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस। तो अगर साइट पूछ ली जाए फोटोसिंथेसिस की तो क्या रहेगी, क्लोरोप्लास्ट। और अगर ये पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। अगर सेल ऑर्गेनली पूछ लिया जाए तो क्लोरोप्लास्ट, और अगर ये पूछ लिया जाए कि किस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होता है तो क्या आंसर दोगे आप, लीफ। और जो ये लीव्स ग्रीन होती है वो किसकी वजह से होती है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर सेल ऑर्गेनली आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट आंसर देना आपको। अगर ऑर्गन पूछा जाए तो आपको बताना है कि लीफ के अंदर। अब बात आती है कि जो गैस एक्सचेंज है वो कैसे हो रहा है। साइट हमें पता चल गई, क्लोरोप्लास्ट, जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। अब जो ये CO2 है जो प्लांट्स लेते हैं वो किस प्रकार से लेते हैं, तो CO2 किसके थ्रू एंटर करती है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, देखो लीफ के जो सरफेस होता है उसके ऊपर क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं। क्या है, जो पत्ती होती है उसके सरफेस पे क्या है, कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होती है, गैस होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, एंटर करती है। देखो डायग्राम से हम समझते हैं। अब जो ये आपको पोर दिख रहा है ये क्या होता है, स्टोमेटा पोर। क्या दिख रहा है, ये जो है ये क्या हो जाता है, स्टोमेटा पोर। यानी कि जो टाइनी पोर प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे उसी को हम क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा कह रहे हैं। और ये क्या है, स्टोमेटा पोर। अब ये जो स्टोमेटा पोर होते हैं उनके साइड में क्या होते हैं, 2 गार्ड्स होते हैं। ये क्या है, ये 2 गार्ड्स हैं जिन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, गार्ड सेल।
गार्ड सेल हैं जो क्या करती हैं, जो कंट्रोल करेंगी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है स्टोमेटा की, उसको कौन गार्ड वो करता है, कंट्रोल करता है, वो क्या करेंगे, गार्ड सेल्स। और ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ये क्या हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्या होगा, CO2 जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किसके थ्रू एंटर करती है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होते हैं, जो कि लीव्स के सरफेस पे टाइनी पोर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा होते हैं। अब हमें देखना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। देखो सबसे पहले ये स्टोमेटा क्या है, बंद है, तो ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब्स वाटर। जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब किया, ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। जैसे ही फूला तो ये क्या हो जाता है, खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ओपन होएगा तो क्या हो जाएगी, जो CO2 है इसके थ्रू क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है। अब क्या है, CO2 अंदर चली गई है, एंटर हो गई है। तो अब जो ये स्टोमेटा है इसको क्या होना, बंद होना है। तो बंद होने के लिए वाटर को क्या कर देता है, लोस्ट कर देता है। लोस्ट करेगा तो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा तो क्लोज्ड हो जाएगा। तो जो CO2 एंटर करती है किसके थ्रू करती है, स्टोमेटा के थ्रू करती है। और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उन पे जो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है कि जो ये पोर है ये क्या हो जाता है, स्टोमेटा पोर होता है। इसके साइड में क्या होती हैं, ये क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं, जो क्या करती है, कंट्रोल करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप ये डायग्राम ज़रूर बना के आओगे, क्योंकि डायग्राम से क्या लगता है, इफेक्टिव लगती है चीज़ें। टीचर को अच्छा लगता है कि बच्चे ने क्या किया, डायग्राम की मदद से किसी चीज़ को प्रेजेंट किया है। अब ओपनिंग कैसे होती है कि जो ये स्टोमेटा है वो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही पानी को एब्जॉर्ब करेंगे स्वेल हो जाते हैं, स्वेल होते ही ये ओपन हो जाते हैं। उसी तरीके से फिर क्या होगी, यहाँ से CO2 गैस क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी। उसके बाद पानी को लोस्ट करेंगे, श्रिंक हो जाएंगे और क्लोज्ड हो जाएंगे। तो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू, इन्हीं टाइनी पोर्स के थ्रू जो गैस होती है वो CO2 क्या करती है, एंटर करती है। तो ऊपर से क्या मिल रही थी, सनलाइट मिल रही थी। साइट क्या थी, क्लोरोप्लास्ट थी। तीसरी जो नेसेसरी कंडीशन थी वो क्या थी, CO2 हमें पता चल गया कि किस प्रकार से एंटर करती है। अब नेक्स्ट है कि जो पानी होता है वो किस प्रकार से लिया जाता। देखो 4 नेसेसरी कंडीशन बताई मैंने आपको। सबसे पहले सनलाइट, देखो धूप तो मिल ही रही है ऊपर से। फिर क्या था, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि कहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, तो कहाँ होएगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद CO2 कैसे आती है, स्टोमेटा के थ्रू। अब लास्ट बचा पानी, वाटर, कि जो वाटर है वो किस तरीके से आता है। तो जो वाटर है ऐसे नहीं आता कि बारिश होगी, और बारिश तो हमेशा नहीं हो रही कि पत्तियों पे पानी पड़ा है और उस पानी को पत्तियां क्या कर रही हैं, जो लीव्स हैं वो क्या कर रही हैं, यूटिलाइज कर रही हैं। तो ऐसा नहीं होता। पानी कहाँ से आता है, रूट से, सोयल से। तो जो वाटर है वो किस प्रकार से लिया जाता है, रूट्स के थ्रू, मतलब सोयल से रूट्स के थ्रू क्या किया जाता है, पानी को ले लिया जाता है। तो चारों की चारों कंडीशन क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो गई है। पानी भी मिल गया, क्लोरोफिल भी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया और सनलाइट भी। अब जब जो पेड़ है, जो प्लांट है, पानी ले रहा होता है तो पानी के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी ले लेता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम और आयरन। क्या होता है कि पानी के साथ साथ सोयल से क्या लिए जाते हैं, कुछ मिनरल्स भी ले लिए जाते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्म में क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो मिनरल कहाँ से लिए जाएंगे या पानी कहाँ से लिया जाएगा, रूट्स के थ्रू लिया जाएगा। उसके अलावा साथ में क्या लिए जाते हैं, कुछ मिनरल्स भी लिए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन। अब बात आती है, खाना तो बन गया, अब खाने को स्टोर किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर मैं प्लांट्स में बात करूँ तो जो फूड होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो किसकी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो खाना बना है उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, स्टार्च की फॉर्म में। वही क्वेश्चन आता है कि जो एनिमल्स हैं, यानी कि हम, हाँ जी बिल्कुल, हम भी किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं, कि जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो वो किसके फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करेंगे। ये क्या थी, फोटोसिंथेसिस। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मदद से। कंडीशन क्या क्या रहेंगी, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है कि 6 CO2 के मोलिक्यूल, 12 वाटर के मोलिक्यूल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। साथ में वाटर और 6 मोलिक्यूल ही ऑक्सीजन के क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। स्टेप क्या थे, सबसे पहले खाना बनाने के लिए क्या किया जाएगा, जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा।
लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो एनर्जी है वो क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती है H2 और O2 में, और वही H2 CO2 के साथ मिलकर क्या बना देता है, रिडक्शन करके ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करता है। तो साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की, क्लोरोप्लास्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और अगर ऑर्गन पूछा जाए तो किसके अंदर, लीफ के अंदर। गैस कैसे एक्सचेंज होती है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होते हैं, लीव्स की सरफेस पे टाइनी जो पोर प्रेजेंट होते हैं वो क्या रहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं उनके साइड में क्या होती है, गार्ड सेल होती हैं, और जो ग्रीन ग्रीन आपको पिगमेंट दिख रहा है क्या हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट। कैसे खुलता है, वाटर को एब्जॉर्व करता है, स्वेल होता है, वो ओपन हो जाता है, वाटर को लॉस करेगा, श्रिंक हो जाएगा और बंद हो जाता है। पानी कैसे लिया जाता है, रूट्स के थ्रू क्या लिया जाता है, पानी लिया जाता है, साथ में कुछ मिनरल्स भी लिए जाते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड आयरन। अब जो नाइट्रोजन लिया जाता है वो किस फॉर्म में लिया जाता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स। अब खाना बन गया है, अब खाना स्टोर कैसे होगा, तो अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो खाना किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। और अगर एनिमल्स की बात करूँ तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या किया जाता है, खाने को स्टोर किया जाता है। यानी कि जो हम हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो कैसे स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब बात कर लेते हैं कि जो डेजर्ट्स प्लांट हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। देखो, अगर दिन में उन्होंने अपना स्टोमेटा खोल दिया, क्या किया, स्टोमेटा खोला, अब धूप बहुत तेज है तो क्या होगा कि जो पानी है लीव्स के अंदर वो क्या होगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी कि पानी क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। तो दिन में क्या नहीं होता, स्टोमेटा नहीं खुलता। स्टोमेटा कब खोलते हैं डेजर्ट प्लांट, रात को। क्या होता है, दिन में स्टोमेटा बंद रहता है और रात को स्टोमेटा क्या कर लिया जाता है, खोला जाता है। तो जब रात को स्टोमेटा खुल रहा है तो क्या कर रहे हैं, CO2 को एब्जॉर्व कर लेते हैं, और अगले दिन क्या है, CO2 को अब ऑलरेडी क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया। अगले दिन जैसे ही सनलाइट आई है तो क्या किया जाएगा, ग्लूकोज बनाई जाएगी। या फोटोसिंथेसिस देखो दिन में ही होती है, क्या है, फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही होती है, लेकिन जो स्टोमेटा खोला जाता है, कब खोला जाता है, रात को खुलता है। स्टोमेटा दिन में बंद रहेगा, क्योंकि अगर दिन में स्टोमेटा खुल गया तो क्या हो जाएगा, पानी जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेत ही रेत होता है और धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहता है, रात को स्टोमेटा ओपन होगा और CO2 को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। अब अगले दिन जैसे ही धूप आई है, CO2 जो रात को एब्जॉर्व की थी उसको यूटिलाइज करेंगे, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, और पानी को रूट्स के थ्रू क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्व किया जाएगा, और इस तरीके से दिन में खाना बनाया जाता है। क्या है, खाना कब बनेगा, फोटोसिंथेसिस दिन में ही होती है, बस स्टोमेटा खुलता कब है, रात को खुलता है और CO2 को एब्जॉर्व कर लेता है। तो ये थी फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अमीबा है और जो पैरामीशियम है उसमें न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया लाइफ प्रोसेस क्या है, उसमें हमने 4 टाइप देखे हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। फिर हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, ऑटोट्रोपिक होता है और हिट्रोट्रोपिक होता है। फिर हिट्रोट्रोपिक के फर्दर हमने टाइप पढ़े थे, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। अब होलोजोइक में ही उसके बाद ऑटोट्रोपिक में फोटोसिंथेसिस को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन देख रहे हैं, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो अमीबा है, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा या यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है कैसे होएगा। देखो, अमीबा कैसे खाना लेता है, अमीबा अपने टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को यूज़ करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। क्या है, सूडोपोडिया। अब इनके थ्रू क्या करता है, खाने को लेता है। और जो ये सूडोपोडिया होती हैं, देखो ये जो है ना फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इनको क्या कह रहे हैं, सूडोपोडिया कह रहे हैं। और जो ये सूडोपोडिया है ये क्या करती हैं, उसकी मूवमेंट में भी, उसके चलने फिरने में भी कौन मदद करेगा, सूडोपोडिया। तो अब क्या है, जैसे ये खाना है तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये क्या करेंगे, इस खाने को इनगल्फ करेंगी। क्या करती है, इनगल्फ करती हैं। और यहाँ जहाँ खाना इनगल्फ होता है वहीं क्या हो जाता है, वैक्यूल बन जाता है। क्या हो जाता है, जहाँ भी खाना है, मान लो अगर खाना यहाँ होता तो यहाँ वैक्यूल बन जाता, अगर यहाँ होता तो यहाँ वैक्यूल बन जाता। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो अमीबा होता है वो अपनी टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को यूज़ करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहा जाता है। और जो मूवमेंट में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। फूड वैक्यूल बनेगा। अब फूड वैक्यूल बनने के बाद क्या होगा कि जो एंजाइम्स होंगे वो सिक्रेट किया जाते हैं। अब एंजाइम क्या करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस था उसको क्या करते हैं, सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में क्या करते हैं, ब्रेक करेंगे। अब टूट गए, अब सिंपल सब्सटेंस बन गए हैं, तो उस खाने को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्व किया जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन।
डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होता है, खाने को एब्जॉर्व किया जाता है। अब खाने को एब्जॉर्व कर लिया है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा उसको क्या किया जाता है, सेल सरफेस की तरफ मूव करवाया जाएगा और बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है एंड थ्रोन आउट। देखो डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले क्या था, ये खाना आया है। अब खाना आया है तो जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो सूडोपोडिया हैं, ये क्या करी हैं, इस खाने को इनगल्फ करेंगी। जहाँ भी खाना आया वहीं क्या हो जाता है, वैक्यूल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा कि एंजाइम सिक्रेट किए जाएंगे। वो एंजाइम क्या करेंगे, जो भी ये खाना है, जो भी ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाएगा। अब तोड़ लिया, अब ये क्या है, देखो ये न्यूक्लियस और ये जो आप पोर्शन देख रही हो क्या होता है, साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये खाना है, इसको क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है और एब्जॉर्व कर लिया जाता है। खाना एब्जॉर्व हो गया है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको क्या किया जाता है, फिर से क्या कर दिया जाएगा, सेल के सरफेस की तरफ ले जाया जाता है और बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। तो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या शो करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या था कि ऑर्गेनिज्म बाहर से खाना लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। तो ये क्या शो करता है, अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो कैसे लेता है खाना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का यूज़ करता है, जिसे क्या कहा जाता है, सूडोपोडिया कहा जाता है। और जो ये सूडोपोडिया हैं, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये इसके मूवमेंट में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो जहाँ भी खाना होगा वहीं क्या हो जाता है, एक फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाता है। एंजाइम सिक्रेट किए जाएंगे। एंजाइम क्या करते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन के क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एंजाइम्स। और ये एंजाइम क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। अब तोड़ दिए, तोड़ने के बाद क्या होगा, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेशन के बाद क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, अब उस खाने को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ होगा एब्जॉर्प्शन, साइटोप्लाज्मा में होगा। किस प्रकार से होगा, किस प्रोसेस के थ्रू होगा, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। अब खाना एब्जॉर्ब भी कर लिया है, अब बचा अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको क्या किया जाता है, सेल सरफेस पर पहुंचाया जाएगा और बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पैरामीशियम है, ये भी क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होती है, एक ही सेल होती है। क्लियर है, सेल क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है। तो न्यूट्रिशन है जो पैरामीशियम है वो कैसे होता है, देखो इसकी क्या होती है, एक अमीबा की क्या थी, अगर मैं शेप की बात करूँ तो एक फिक्स्ड शेप नहीं थी ना, अमीबा कैसे भी किसी तरह से होता है, तो इसकी क्या नहीं होती, एक फिक्स्ड शेप नहीं होती कि ये किसी भी शेप का हो सकता है। लेकिन जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम भी क्या शो करता है, पहले तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मैंने आपको ऊपर भी बताया था। अब पैरामीशियम की क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है। इसकी क्या है, ये आपको दिख रही होगी, एक चप्पल जैसी क्या है, एक डेफिनेट शेप है। कैसी होती है, स्लीपर जैसी होती है और एक डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, अब देखो उसमें क्या था कि जहाँ भी खाना होगा वहीं पे वैक्यूल बना लिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये एक वैक्यूल है, इसके अंदर क्या होगा, खाना ले जाया जाता है। मान लो खाना यहाँ प्रेजेंट है, तो ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सीलिया। सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये खाना है, तो ये क्या करेंगे, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको मूव करवा करवा के यहाँ ले जाएंगे जहाँ खाने की ज़रूरत है। यानी कि खाना क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक स्पॉट की तरफ, एक वैक्यूल की तरफ क्या किया जाता है, मूव करवाया जाता है। इसमें क्या था कि जहाँ भी खाना है वहीं वैक्यूल क्रिएट हो जाता है। अगर यहाँ होता तो यहाँ क्रिएट हो जाता, अगर यहाँ होता तो यहाँ क्रिएट हो जाता। लेकिन पैरामीशियम में अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो क्या है, पहली बात तो अमीबा की क्या नहीं होती, एक डेफिनेट शेप नहीं होती। पैरामीशियम की क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है। कैसी होती है, स्लीपर लाइक होती है, चप्पल जैसी शेप होती है। अब इसमें खाना क्या है, मान लो खाना यहाँ है या यहाँ है, तो जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये सीलिया है, ये इसकी मूवमेंट करवाएंगे और उसको इस वैक्यूल तक पहुँचाते हैं। यानी कि फूड इज मूव टू ए स्पेसिफिक स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। अब जो ये सीलिया होते हैं उसकी मदद कौन कर रहे थे, अमीबा की मूवमेंट में सूडोपोडिया, और इसकी मदद कौन कर रहे हैं, सीलिया। यानी कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो इसकी मूवमेंट में भी, इस ऑर्गेनिज्म की, पैरामीशियम की मूवमेंट में भी, चलने फिरने में भी क्या करता है, मदद करता है। क्लियर है, तो यहाँ होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करेगा, इनकी बाहर से खाना लेता है और अंदर इसके डाइजेस्ट करता है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी डेफिनेट शेप होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर डिफरेंस भी पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताओगे कि अमीबा की फिक्स्ड शेप नहीं होती, पैरामीशियम की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। अच्छा, अब समानताएं क्या हैं, एक जैसे कैसे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या शो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब उसमें जहाँ भी खाना होगा वहीं क्या बन जाएगा, वैक्यूल बन जाता है। और इसमें क्या होता है, एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वहाँ तक खाना पहुँचाया जाता है। अब खाना
जो खाना है उसको पहुंचाने का काम कौन करा? सीलिया। सीलिया क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और जो इस ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है पैरामीशियम में। अब बिल्कुल टॉपिक मेंशन है आपके जो सिलेबस है कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसके स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन में क्या है? टेकिंग इन फूड। क्या है? फूड को लेना ही क्या है? इंजेशन। फिर जो सेकेंड स्टेप आएगा, सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन। अब क्या है? खाना ले लिया है, अब खाने को क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। डाइजेशन में क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर फूड सब्सटेंस। क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको किस में तोड़ना है? सिंपल और स्मॉलर फूड सब्सटेंसेस में। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो हम मेनली क्या लेते हैं? जैसे प्रोटीन हो गया, फैट है और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये मेजर क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं जो हम खाने के थ्रू लेते हैं। तो ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। और जब डाइजेशन हो रहा होता है ना तो क्या होता है? प्रोटीन किस में टूट जाता है? अमीनो एसिड्स में। किसमें? अमीनो एसिड्स में। अगर फैट की बात करूँ तो किस में टूट जाएगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। और अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट में मान लो अगर हम पेड़ खा रहे हैं, देखो ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है कि जो खाना अपना स्टोर करते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च। तो स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो जब हम खा रहे हैं तो हम किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं? स्टार्च की फॉर्म में। अब वो स्टार्च का एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अब उस कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ना है? ग्लूकोज में। तो ये क्या होता है? डाइजेशन में। डाइजेशन में क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको किस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है? सिंपल सब्सटेंसेस में। फिर होता है थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन। अब क्या है? जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या किया जाता है? ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है। देखो डाइजेशन जो होता है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जो डाइजेशन होता है ना वो कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब जो डाइजेशन होने के बाद उस फूड को क्या करना है? एब्जॉर्ब भी करना है। उस जो फूड है डाइजेस्टेड फूड उसको क्या तक पहुंचाना है? देखो बॉडी की हर सेल को क्या चाहिए? खाना चाहिए। हर सेल को क्या करना है? काम करना है। चाहे उंगलियों की होंगी, चाहे हमारे सिर की हैं, चाहे कहीं की भी सेल है, उनको क्या करना है? काम करना है। तो उनको काम करने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। अब खाना जो डाइजेस्ट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको कहाँ तक पहुँचाया जाएगा? ब्लड में क्या किया जाता है? पहुँचाया जाता है। ब्लड में क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट में क्या कर दिया जाता है? खाना पहुँचा दिया जाता है। अब फोर्थ स्टेप होगा एसिमुलेशन। एसिमुलेशन में क्या होता है? जो एब्जॉर्ब फूड है किसके लिए यूज़ किया जाता है? एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। क्या है? जो एब्जॉर्ब फूड है इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी और फॉर्म न्यू टिश्यू और ग्रोथ के लिए। अब फिर क्या होता है? इजेशन। इजेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और अनअब्जॉर्ब फूड। देखो सबसे पहले इंजेशन, टेकिंग इन फूड। क्या है? इंजेशन। दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन। अब जो खाना हमने खा लिया है उसको क्या करना है? उसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं, उनको सिंपल और जो स्मॉलर सब्सटेंसेस हैं उनमें क्या करना? ब्रेकिंग डाउन करना, मतलब उनको तोड़ना है। अब तोड़ दिए। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है किसमें? ब्लड में, खून में। और उसके बाद क्या होता है? एसिमुलेशन होता है, यानी कि जो एब्जॉर्ब फूड है वो यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड एनर्जी। और अब क्या बच गया? अब डाइजेशन हो गया, अब कुछ क्या बचेगा? अनडाइजेस्टेड फूड भी बचेगा। तो इजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड। तो यह क्या रहेंगे? स्टेप्स रहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के। सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेशन। अब नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमारे अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले अगर मैं आपके साथ बात करूँ, एक होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस। देखो जो ये हमारा खाना पचाने का सिस्टम है होता है वो क्या होती है? एक ही लंबी पाइप होती है। क्या होती है? एक ही लंबी ट्यूब है, कहाँ से लेकर हमारे माउथ से लेकर एनस तक, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। अब हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग में खाना किस प्रकार से क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले खाना किस में जाएगा? मुंह में। आपने क्या लिया? खाना खाया है। तो जो सबसे पहले काम किसका होता है? टिथ का। किसका होता है? टिथ का। अब जो हमारे दांत होते हैं वो क्या करते हैं? क्रशिंग और कट डाउन फूड इन स्मॉल पीसेस। क्या करेंगे? खाना खा रहे हैं, आप भी क्या करते हो? चबाते हो। तो जब आप खाना चबा रहे हो इसका मतलब क्या है? जो आपने खाना खाया है उसको आप क्या कर रहे हो? क्रश कर रहे हो या कट कर रहे हो इन स्मॉल पीसेस। उसके बाद क्या होती है? ये क्या होती है? स्लाइवरी ग्लैंड।
अब जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो क्या सिक्रेट करती हैं? सलाइवा। क्या सिक्रेट करेंगी? सलाइवा। सबसे पहले काम किसका? आपने खाना खाया, पता ही होगा, खाते हो आप डेली, आपने खाना खाया, खाना खाते ही आप क्या करते हो? सबसे पहले दांतों से क्या करते हो? उसे चबाते हो, चबा रहे हो। चबाने को क्या कर रहे हो आप? खाने को क्या कर रहे हो? क्रश कर रहे हो, कट कर रहे हो स्मॉल पीसेस में। अब ये क्या दिख रही है आपको? सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सिक्रेट करती है किसको? सलाइवा को, थूक। अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक उसमें बताऊं तो ये क्या करती है? सलाइवा को सिक्रेट करती है। अब जो ये सलाइवा होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एक एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। क्या है? सबसे पहले खाना खाया, खाने को आपको क्या करना है? स्मॉल पीसेस में कट करना है। दांतों के थ्रू आप क्या करते हो? क्रश करते हो या कट कर देते हो। फिर क्या आती है? सलाइवरी ग्लैंड। अब जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या करती है? सलाइवा को सिक्रेट करती है। अब जो ये सलाइवा होता है इसके अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होता है। कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज। अब देखो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, इसका काम क्या होता है? जो स्टार्च होती है उसको क्या करना है? तोड़ना है टू सिंपल शुगर। क्या है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करना है, उसको तोड़ना है टू सिंपल शुगर। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, देखो जो हम बेसिकली क्या अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? पेड़ पौधों से। अगर हम पेड़ पौधों से खाना खा रहे हैं तो पेड़ के अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। और जो अपना खाना स्टोर कर रहा था किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। तो इनडायरेक्टली हम क्या खा रहे हैं? स्टार्च खा रहे हैं। अब क्योंकि स्टार्च खा रहे हैं तो जो हमारा सलाइवा है उसमें क्या है? एक सलाइवरी अमाइलेज है, वो क्या करता है? जो स्टार्च होती है उसको क्या कर देता है? सिंपल शुगर में क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। तो जो हमारी जीभ का काम होता है वो क्या करता है? जीभ क्या करती है? खाने को सलाइवा के साथ क्या करती है? मिक्स करती है और स्वोलिंग में, निगलने में क्या करती है? हमारी मदद करती है। तो सबसे पहले काम था टीथ का, खाना चबाना, उसको क्रश करना, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना। फिर आती हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम था? ग्लैंड्स का कि सलाइवा को सिक्रेट करना है। अब जो सलाइवा होता है उसके अंदर क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज होता है। अमाइलेज क्या करेगा? जो भी स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसको तोड़ देता है टू सिंपल शुगर में। तो अब जीभ का काम क्या आ जाता है? कि खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करना और हेल्प इन स्वोलिंग। अब यहाँ तक का काम हो गया है। अब काम आएगा ईसोफेगस का। जो ईसोफेगस होती है वो क्या होती है? एक फूड पाइप होती है। अब जो ये हमारी फूड पाइप है ना, वो क्या शो करती है? मान लो आपने खाना खाया, अगर ये जैसी आपको दिख रही है वैसी ही हो तो खाना क्या करेगा? एकदम से धम से नीचे गिरेगा। पर ऐसा तो नहीं होता ना कि एकदम से आपको फील हो रहा है आपने मुंह में खाना खाया, आपने चला चबाया और सीधा आपके स्टमक में गिर रहा है। तो जो ये ईसोफेगस है ना, ये एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है। क्या करेगी? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है। यानी कि क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। क्या होती रहती है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन शो करती रहती है। तो इससे क्या होता है कि खाना एक बार क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होएगा, एक बार एक्सपेंड होएगा, तो धीरे धीरे खाना क्या जा रहा होता है? नीचे जा रहा होता है। तो इसका मेन काम क्या है? रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ फूड टू स्टमक। क्या करती है? जो खाना होता है उसके मूवमेंट को क्या करती है? रेगुलेट करती है। अब खाना पहुंच गया स्टमक में। अब यहाँ क्या होती हैं? स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या है? स्टमक। खाना हमने यहाँ से खाया, मुंह से खाया, टिथ ने क्या किया? उसको क्रश किया है, कट कर दिया है। फिर क्या थी? जीभ थी। जीभ क्या कर रही है कि जो खाना है उसको सलाइवा के साथ क्या करेगी? मिक्स करेगी। सलाइवा को कौन सिक्रेट कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? सलाइवा को सिक्रेट कर रही हैं। अब जो ये सलाइवा होता है हमारा, जो थूक होता है, उसके अंदर क्या होता है? एक सलाइवरी अमाइलेज होता है, एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम क्या करता है? जो स्टार्च है उसको सिंपल शुगर में क्या कर देता है? तोड़ देता है। और टंग क्या करती है? स्वोलिंग में, निगलने में क्या करती है? हमारी मदद करती है। अब खाना गया ईसोफेगस के पास। कहाँ गया? फूड पाइप में गया। अब जो ये फूड पाइप है ये क्या करती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है फूड पाइप का। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि जो खाना है धीरे धीरे किस में जाता है? धीरे धीरे स्टमक के पास जाता है। अब खाना पहुंच गया स्टमक के पास। अब स्टमक में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हैं वो क्या कर रही हैं? वो करती हैं सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो क्या सिक्रेट करेंगी? गैस्ट्रिक जूस। अब जो ये गैस्ट्रिक जूस है ना, इसमें क्या होते हैं? 3 चीज़ें सिक्रेट करती हैं। सबसे पहले HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद होता है पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? HCl, पेप्सिन, और तीसरा होता है म्यूकस। क्या है? खाना गया स्टमक के पास। स्टमक में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या कर रही हैं? गैस्ट्रिक जूस
सिक्रेट करती हैं। अब जो ये गैस्ट्रिक जूस होता है ना, उसके अंदर क्या क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन और म्यूकस है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो हमारे शरीर के अंदर, देखो HCl क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एसिड होता है। सोचो आप कि HCl का pH 1 के राउंड होता है, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हमारे शरीर के अंदर बन रहा है, वो हमारे पेट में बन रहा है और हम मर नहीं रहे, है ना। वो हमारे ऑर्गन को क्या नहीं कर रहा, जला नहीं रहा है। तो क्यों नहीं जला रहा, उससे पहले हम देखेंगे कि HCl बन क्यों रहा है। देखो HCl का काम क्या है, क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम पेप्सिन। क्या है, जो ये पेप्सिन आने वाला है ना, जो ये एंजाइम है, इसके लिए क्या प्रोवाइड करवाता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाना। क्योंकि जो पेप्सिन है वो किस में एक्ट करेगा, एसिडिक मीडियम में। तो जो ये पेप्सिन है इसको क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। तो इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाने के लिए ही क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हो रहा है। तो ये क्या करता है, क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम पेप्सिन। उसके अलावा अगर मैं HCl के काम बताऊं तो जो बैक्टीरिया है और जो जर्म्स हैं उनको भी क्या करता है, मार देता है। हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे या जो जर्म्स होंगे उनको क्या कर देता है, किल कर देता है, उनको मार देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या हो गया है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करना है एंजाइम के लिए। अब हमें देखना है कि जो ये एंजाइम है ये क्या कर रहा है। अब ये क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग क्या होता है, एंजाइम होता है। यानी कि जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट हमने खाया था, मेजर जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और बताओ प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट का तो ऊपर ही काम हो चुका है। कहाँ से जो डाइजेशन शुरू होती है वो कहाँ से होती हैं, यहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा। यानी कि सलाइवा जो सिक्रेट होता है उसमें क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज था, वो क्या कर रहा था, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा था। तो डाइजेशन अगर कोई पूछे तो कहाँ से, माउथ से ही हमारी क्या होती है, डाइजेशन शुरू होती है। फिर स्टमक में आए इसोफेगस के द्वारा। स्टमक में क्या है, HCl क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है किसको, पेप्सिन को। पेप्सिन क्या है, पी से पेप्सिन, और पी से आपको याद रखना प्रोटीन। पेप्सिन क्या करता है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग क्या है, एंजाइम है। प्रोटीन्स को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, देखो प्रोटीन को डाइजेशन के दौरान किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड्स में। ठीक है। अब थर्ड आता है म्यूकस। देखो अब इस म्यूकस का काम क्या होता है, जो हमारी इनर लाइनिंग होती है ना स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है एसिड से। देखो HCl तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो उसको की जो एसिड है, जो HCl है, हमारे जो स्टमक है उसको हार्म ना पहुंचाए, हमारे ऑर्गन्स को नुकसान ना पहुंचाए। तो उसके लिए क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करेगा, इनर लाइनिंग को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम ए एसिड। तो स्टमक में खाना है, स्टमक में खाने के बाद क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूस मिला। जूस में क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने आपको बताया क्या काम था, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा था एंजाइम पेप्सिन के लिए। उसके अलावा बैक्टीरिया और जर्म्स को क्या करता है, ख़त्म करता है। फिर आया पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग क्या है, एंजाइम है, प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तीसरा था म्यूकस। म्यूकस का काम क्या था, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड। फिर चलो जी, अब खाना स्टमक से कहाँ गया, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, कोइल्ड और लॉन्गेस्ट पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल। क्या थी एलिमेंट्री कैनाल, मैंने आपको बताई थी क्या थी, लॉन्ग ट्यूब थी। देखो जो खाने का सिस्टम हो रहा है, जो डाइजेस्ट हो रहा है, वो एक ही लंबी क्या है, ट्यूब है। कहाँ से लेकर, माउथ से लेकर एनस तक। अब जो ये एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसका जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो क्या हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको ध्यान रखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देखो डाइजेशन शुरुआत बिल्कुल अगर आपसे पूछी जाए तो माउथ से हुई थी, क्योंकि वहाँ सलाइवरी एमाइलेज था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए कि जो कंप्लीट डाइजेशन है और जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है, उसकी जो साइट होती है, उसकी जो जगह होती है, वो क्या रहेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी। और ये क्या होती है, कोइल्ड और लॉन्गेस्ट पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल का। अब देखो जो यहाँ डाइजेशन हो रहा है ना, अब डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, कुछ एंजाइम चाहिए, ठीक है, या कुछ मीडियम चाहिए। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास क्या होते हैं, दो एम्प्लॉय होते हैं। एम्प्लॉय कौन कौन होंगे, लीवर और पेनक्रियास। ये क्या है, ये लीवर है, और ये जो है छोटा सा स्टमक के नीचे क्या है, पेनक्रियास है। तो अब जो ये लीवर और पेनक्रियास है ना, ये क्या करते हैं, सिक्रेट करेंगे किसको, जूसेस को। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लीवर की, लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस। और जो ये बाइल जूस को सिक्रेट करेगा, ये कहाँ स्टोर होगा, गोल ब्लैडर में। किसमें, इस गोल ब्लैडर में ये क्या करेगा, स्टोर करता है किसको, बाइल जूस को। तो लीवर का काम क्या है,
जूस बनाना। कौन सा जूस? बाइल जूस। अब ये बाइल जूस क्या करता है? देखो, खाना जो पेट से आया वो क्या था? एसिडिक था, बिल्कुल, क्योंकि HCl था। तो जो ये एसिडिक खाना आया था उसको क्या बनाना है? एल्कलाइन बनाना है। उसको क्या बनाना है? बेसिक बनाना है। सबसे पहला काम बाइल जूस का। उसके अलावा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ था? माउथ से। प्रोटीन का कहाँ हुआ? से शुरू हुआ स्टमक में। पेप्सिन क्या कर रहा था? प्रोटीन को क्या कर रहा था? डाइजेस्ट कर रहा था। और फैट की सबसे पहले बात कहाँ हुई है? कहाँ आके हुई है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर रहा है? लीवर क्या करता है? ये लीवर है, यहाँ से ये जूसेस को यहाँ क्या करेगा? सिक्रेट करेगा। तो जो लीवर है वो क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस। बाइल जूस को कहाँ स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर में। अब ये क्या करता है कि जो भी एसिडिक खाना आ रहा है स्टमक से उसको क्या करता है? अल्कलाइन बनाता है। और दूसरा काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। डरना नहीं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या है कि जो फैट का एक मोलिक्यूल था उसको क्या कर देना? छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में क्या कर देना? तोड़ देना। क्या है? ब्रेकिंग डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। कि जो फैट के बड़े बड़े मोलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर देना? छोटे छोटे मोलिक्यूल में तोड़ देना। देखो, छोटों में तोड़ने से क्या होगा कि जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। देखो, इसका सरफेस एरिया कितना था? इतना। लेकिन ये छोटे छोटे में पार्ट्स में टूट के जो सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या हो रहा है? एंजाइम क्या कर पाएंगे? इजीली इस पर क्या कर पाते हैं? एक्ट कर पाएंगे। इजीली एंजाइम एक्ट कर पाएंगे और एब्जॉर्व कर पाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो लीवर के पास खाना नहीं जा रहा है। खाना कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। लीवर क्या कर रहा है? बाइल जूस को सिक्रेट कर रहा है। और उस बाइल जूस को वो स्टोर कहाँ करता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में तो कहाँ करेगा? गॉल ब्लैडर में। उसके अलावा लीवर का काम क्या क्या है? जो ये बाइल जूस है वो क्या करता है? जो एसिडिक फूड आ रहा है स्टमक से, जो पेट से एसिडिक खाना आया उसको अल्कलाइन बनाना, उसको बेसिक बनाना है। उसके अलावा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल। फिर स्टमक के नीचे क्या है? पैनक्रियाज है। यानी कि जो ये दो एम्प्लॉय थे स्मॉल इंटेस्टाइन के, क्या क्या थे? लीवर और पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। पैनक्रियाज क्या करेगा? पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। अब जो ये पैनक्रियाटिक जूस है इसके अंदर क्या होते हैं? दो एंजाइम होते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो होता है लाइपेज। लाइपेज। तो ट्रिप्सिन पेप्सिन क्या होते हैं? सेम सेम है। तो ट्रिप्सिन का भी काम क्या होता है? डाइजेस्ट प्रोटीन्स। और लाइपेज क्या करेगा? ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। लीवर में क्या था? बाइल जूस था। बाइल जूस ने क्या किया था? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया था। तो लाइपेज क्या कर रहा है? जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स हैं उनको और छोटा कर रहा है, उनको और क्या कर रहा है? ब्रेकिंग डाउन कर रहा है। ठीक है। तो पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस करेगा। उसमें कौन कौन से दो एंजाइम होंगे? ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा? डाइजेस्ट प्रोटीन्स। और लाइपेज क्या करेगा? ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। फिर जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, इसके पास क्या होती हैं? विलाई होती हैं। विलाई क्या होती हैं? ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जो इसकी इनर लाइनिंग होती है ना उस पर क्या होती है? फिंगर लाइक क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? विलाई। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होते हैं? फिंगर लाइक क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? विलाई। अब जो ये विलाई है वो क्या करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है एब्जॉर्प्शन। देखो, अगर ये विलाई ना होती तो खाना कहाँ एब्जॉर्ब होता है? यहाँ और यहाँ। अब क्या है? क्योंकि ये विलाई है तो क्या हो रहा है? अब यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ सारी जगह क्या हो सकता है? खाना एब्जॉर्ब हो सकता है। जो विलाई है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग पे प्रेजेंट है, वो क्या करती है? सरफेस एरिया को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है फॉर एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? अब देखो, जो ये विलाई होती है ना, इनके पास क्या होती है? ब्लड वेसल्स तैरती रहती हैं। अब ब्लड वेसल्स क्यों तैर रही हैं? क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन हो गया खाने का। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो अब खाने को क्या करना? एब्जॉर्ब करना हो, डिफरेंट पार्ट्स तक क्या करना है? पहुंचाना है। क्या करना है? डिफरेंट पार्ट्स तक, बॉडी के हर पार्ट को, हर सेल को क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो अब ये विलाई होती है, इनके पास क्या रहती हैं? ब्लड वेसल्स तैरती रहती हैं। तो यहाँ से खाना किस में एब्जॉर्ब हो जाता है? ब्लड वेसल्स में। और ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? खाने को हर पार्ट, बॉडी के हर पार्ट तक क्या करती हैं? लेकर जाती हैं, पहुँचाती हैं। क्या हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ था? सबसे पहले तो ये कोइल्ड और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल क्या? लॉन्ग ट्यूब है, माउथ टू एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होगा फूड का और एब्जॉर्प्शन होगा। किससे सिक्रेशन रिसीव करती है? लीवर और पैनक्रियाज से।
लीवर क्या दे रहा था, बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या था कि जो एसिडिक खाना आया है स्टमक से उसको एल्कलाइन बना देना, उसके अलावा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पेनक्रियाज क्या सिक्रेट कर रहा था, पेनक्रियाटिक जूस, जिसका काम क्या था, ट्रिप्सिन और लाइपेज को क्या करता था, सिक्रेट करता था। यानी कि ट्रिप्सिन का काम क्या था, पेप्सिन और ट्रिप्सिन आप ध्यान रखोगे सेम सेम से हैं। ट्रिप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और पेप्सिन भी। फिर क्या था, लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, जो भी इमल्सिफाइड फैट है उनको और फर्दर तोड़ता है। अब जो ये खाना डाइजेस्ट हो गया है, डाइजेशन के बाद खाने का क्या होना, एब्जॉर्प्शन होना है। तो एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हेल्प करती हैं, जो कि अंदर वाले जो लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वहाँ प्रेजेंट होती हैं। अब ये विलाई होती है, इनकी वजह से क्या हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कहाँ ज़्यादा होती हैं, विलाई के पास। क्यों, क्योंकि अब ब्लड वेसल क्या करें कि अब खाना है विलाई के पास तो हम खाना ले लेंगे, और खाना लेके बॉडी के हर पार्ट तक खाना पहुंचा दिया जाता है ब्लड वेसल के द्वारा। अब खाना डाइजेस्ट हो गया है, अब बचा अनडाइजेस्टेड फूड। क्या होगा, खाना तो डाइजेस्ट हो गया, अब कुछ क्या बचेगा, अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, या कोलोन भी कहा जाता है। तो यहाँ क्या जाएगा, अनएब्सॉर्ब फूड जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है कि खाना तो चलो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन अगर जो ये वेस्ट मटेरियल है उसमें क्या बचा है, पानी बचा है, तो वो क्या करते हैं, चलो पानी को तो यूज़ कर लिया जाएगा, तो वो पानी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो बाकी का मटेरियल है वो एनएस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है उससे वो क्या करती है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो पानी उसे दिखता है सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी का जो मटेरियल है वो क्या होता है, एनएस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि अब जो ये एग्जिट करना है ना वेस्ट मटेरियल का एनएस के द्वारा, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, एनएस स्पिंटर। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनएस। तो अब मुझे बताओ कि जो खाना बना था, जो डाइजेस्ट हुआ था, तो जब डाइजेस्ट हुआ था तो प्रोटीन किसमें चेंज हो गए थे, डाइजेशन के ड्यूरिंग क्या हुआ था, ये प्रोटीन किस में चेंज हुए, अमीनो एसिड्स में। किस में हुए, अमीनो एसिड्स में। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हुआ था, ग्लूकोज में। ग्लूकोज ही होता है खाना हमारा। और जो फैट थे वो किस में चेंज हुए थे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। किस में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो ये क्या हुआ था, डाइजेशन। एक बार हम न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था, खाना आया, कहाँ आया, खाना आपने खाया, कहाँ से खाया, मुंह से खाया। हमारे माउथ के अंदर क्या है, टीथ है। तो सबसे पहले दांतों ने क्या किया, खाने को क्रश कर दिया, कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड है। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, स्लाइवा को सिक्रेट करती हैं। उसी स्लाइवा के अंदर क्या था, यहाँ से करवा देती हूँ आपको। सबसे पहले क्या थे, टीथ। टीथ क्या कर रहे हैं, खाने को कट कर रहे हैं स्मॉल पीसेस में। फिर क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड है। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, स्लाइवा को क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं। स्लाइवा के अंदर क्या होता है, एक स्लाइवरी अमाइलेज होता है जो खाने को, जो स्टार्च होती है, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं मोस्टली पेड़ पौधे खा रहे हैं, तो पेड़ पौधे ने फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर किया था, स्टार्च के फॉर्म में। तो स्लाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर में क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो जो टंग है, हमारी जीभ है, उसका काम क्या होता है, मिक्सेस फूड विद स्लाइवा एंड हेल्प इन स्वॉलिंग। फिर क्या था, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होती है, फूड पाइप होती है। ये क्या करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। खाने को क्या करती है, रेगुलेट करती है कि वो धीरे धीरे क्या जाए, स्टमक के पास जाए। स्टमक में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करेंगी, गैस्ट्रिक जूस। अब जो ये गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। HCl का काम क्या है, जो एंजाइम पेप्सिन है उसके लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाना। उसके अलावा बैक्टीरिया और जर्म्स को क्या करता है, किल कर देता है। फिर क्या था, पेप्सिन। पी से पेप्सिन, पी से आप याद रखोगे प्रोटीन। तो पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन्स को क्या करेगा, डाइजेस्ट करता है। फिर क्या है, म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है कि जो एसिड बन रहा है हमारे स्टमक में, इतना हार्मफुल एसिड, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, उससे हमारी जो स्टमक है उसको प्रिवेंट करना, उसको प्रोटेक्ट करना।
फिर खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाती है? कोयल्ड एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? लॉन्ग ट्यूब होती है माउथ टू एनस। तो उसका जो सबसे लंबा पार्ट है और जो सबसे कोयल्ड पार्ट है वो क्या हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होती है? साइट पूछ ली जाए आपसे, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो क्या रहेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या करती है? सिक्रेशन को रिसीव करती है फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर और पेनक्रियाज क्या है? इसके दो एम्प्लॉय मान लो आप। ये क्या सिक्रेट करेंगे? बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गोल ब्लैडर के अंदर। और ये जो बाइल जूस है वो क्या करता है? एसिडिक खाना जो आया है स्टमक से उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्कलाइन में। उसके अलावा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है कि जो फैट्स हैं उसको क्या कर दिया जाता है? इसको स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा ताकि जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए और एंजाइम इजीली क्या कर पाएँ? एक्ट कर पाएँ। फिर क्या था? पेनक्रियाज क्या करता था? पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता था। पेनक्रियाज जो सिक्रेट कर रहा है उसमें क्या क्या थे? दो एंजाइम हैं, एक ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन आप ध्यान रखोगे दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग क्या है? एंजाइम होते हैं। और लाइपेज क्या करेगा? जो यहाँ फैट का इमल्सिफिकेशन हुआ उसको और ज़्यादा क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर देता है। अब जो ये क्या है? इनर लाइनिंग जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या करती है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। मान लो अगर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होती तो खाना है, जो खाना है वो कहाँ एब्जॉर्व होता है? यहाँ और यहाँ। पर अब खाना को एब्जॉर्व होने के लिए क्या मिल गया? सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या होती हैं? रिचली सप्लाइड होती हैं विद ब्लड वेसल्स। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्व कर लिया जाता है और जितनी भी सेल्स हैं वहाँ तक क्या कर दिया जाता है? पहुँचा दिया जाता है। फिर क्या आती थी? लार्ज इंटेस्टाइन। अब खाना एब्जॉर्व कर लिया गया है, जो अनएब्जॉर्व फूड है उसको क्या किया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? तो खाना तो काम का नहीं बचा, लेकिन ये जो खाना है, जो भी अनएब्जॉर्व फूड है, इसके अंदर क्या है? पानी है। तो वो क्या कर देती है? वो क्या करती है कि चलो जी, पानी तो काम का चीज़ है, पानी को वो क्या कर लेती है? एब्जॉर्व कर लेती हैं। और जो रेस्ट ऑफ मटेरियल है वो एनएस के द्वारा क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। अब जो एनएस का कंट्रोल है, जो रेगुलेट किया जाता है, वो एनएस पेंटर के द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। तो जो एंड प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोटीन किस में चेंज हो जाएगा? अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट किस में हो जाएगा? ग्लूकोज में। और फैट किस में हो जाएगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो ये थी आज की क्लास, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं, जो बेसिक और जो एसेंशियल फंक्शन है किसके लिए? हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जिंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो क्या हो जाती हैं? लाइफ प्रोसेस। क्या क्या था? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस है खाने को ऑब्टेन करने की और यूटिलाइज करने की। रेस्पिरेशन क्या है? उसी खाने को तोड़ना है एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन क्या है? प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस को क्या किया जाता है? एक बॉडी के पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट में क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। और लास्ट में क्या आता है? एक्सक्रीशन। यानी कि अब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना है? शरीर से, बॉडी से बाहर निकालना है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन क्या था? खाने को ऑब्टेन करना, यूटिलाइज करना। उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोपिक और दूसरा हीटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। एग्जाम्पल रहेंगे ग्रीन प्लांट और ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। फिर क्या था? हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। एग्जाम्पल रहेंगे ह्यूमन, कैट, फंजाई, लीच। अब जो हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन था उसके ही फर्दर क्या थे? 3 टाइप से। सबसे पहले होलोजोइक, जो कि हम होते हैं ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, अमीबा और पेरिमेशियम, आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखने हैं। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से खाना कंज्यूम करते हैं और शरीर के अंदर क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। फिर सेप्रोफाइटिक, जो सड़े गले चीज़ों से, ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल फंजाई, यीस्ट और मशरूम, आपको ध्यान रखना। फिर होगा पैरासिटिक, जो दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं और उनका क्या करते हैं? खून चूसते हैं, उनसे खाना क्या करते हैं? लेते हैं। एग्जाम्पल रहेगा लाइस, लीच, टेपवर्म, कैस्केटा। कैस्केटा आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, पैरासिटिक प्लांट होता है, इसके अंदर क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता। फिर क्या था? फोटोसिंथेसिस, जिसमें जो ऑटोट्रोपिक प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर की मदद से। इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल, 12 वाटर मोलिक्यूल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं? ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करते हैं। स्टेप्स क्या करेंगे? सबसे पहले क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा और वाटर को क्या किया जाता है? H2 और O2 में स्प्लिट करवा दिया जाता है। H2 क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल
जाएगा, मिलने को ही क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट की। फिर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनली होता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। अगर सेल ऑर्गेनली आपसे पूछ लिया जाए, अगर ऑर्गन पूछा जाएगा लीफ। फिर क्या है कि CO2 कैसे आती है, किसके थ्रू आती है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होते हैं, लीव्स के सरफेस पे टाइनी पोर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको स्टोमेटा पोर दिख रहे होंगे। इसके साइड में क्या होती है, गार्ड सेल्स होती हैं जो रेगुलेट करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और जो ग्रीन दिख रहा है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, स्वेल हो जाते हैं और खुल जाते हैं, पानी को लोस्ट करेंगे, श्रिंक होंगे और बंद हो जाते हैं। फिर पानी कहाँ से लिया जाता है, रूट्स के थ्रू। अब पानी के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी ले लिए जाते हैं। स्टोरेज कैसे होती है फूड की, प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। फिर था फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट, कैसे होती थी, वो दिन के टाइम अपने स्टोमेटा को बंद करते हैं, रखते हैं, और रात को ओपन करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगले दिन क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की जाती है। फिर अमीबा क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। इसके पास क्या होती है, सूडोपोडिया होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो इसकी मूवमेंट में भी हेल्प करती है और खाने को इनगल्फ करने में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। जहाँ खाना होगा वहीं वैक्यूल बना लिया जाता है। फिर एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, खाने का एब्जॉर्प्शन होगा, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर दिया जाता था। फिर था पैरामीशियम, यूनिसेलुलर था, इसकी फिक्स्ड शेप होती थी, कैसी, चप्पल जैसी। एक वैक्यूल होता है जहाँ खाना कहीं भी हो, ये जो सीलिया होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या करती हैं, मदद करती हैं, खाने को इस वैक्यूल तक पहुँचा देती है, और यहीं खाने का क्या होता है, डाइजेशन। फिर क्या था, स्टेप्स होलोजोइक न्यूट्रिशन के। पहला क्या था, इंजेशन, खाने को लेना, डाइजेशन, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया जाता था। फिर एब्जॉर्प्शन है, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में क्या किया जाता है, एब्जॉर्व किया जाता है। फिर एसिमुलेशन है, जो एब्जॉर्ब फूड है ना वो क्या कर जाता है, उसका यूज़ किया जाता है एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद होता है इजेशन। इजेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड। फिर मैंने आपको पढ़ाया है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है फ्रॉम माउथ टू एनस। खाना खाओगे आप तो दांत क्या करेंगे, खाने को क्रश करते हैं, कट करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्लाइवा को सिक्रेट करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देगा। उसके बाद खाना जाता है ईसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप में, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है, इनकी कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी और एक्सपैंड होती रहती है। तो खाना धीरे धीरे नीचे जाएगा। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगी जो सिक्रेट करेंगी गैस्ट्रिक जूस, जिसमें होता है HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl का काम क्या होता है, पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाना। पेप्सिन पी से प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, HCl से जो हमारी इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, उसको प्रिवेंट करेगा। स्टमक से खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, खाने को कंप्लीट डाइजेस्ट करती है और एब्जॉर्व करती है। तो अगर साइट पूछ ली जाए आपसे कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की, तो क्या रहेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके पास क्या होते हैं, दो एम्प्लॉय होते हैं, क्या क्या, लीवर और पेनक्रियास। लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करेगा और जो एसिडिक खाना आया है उसको एल्कलाइन बना देगा। उसके अलावा क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होती हैं, क्या करेगा, फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर क्या आएगा, पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसमें क्या होते हैं, दो एंजाइम होते हैं, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पेप्सिन आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और लाइपेज क्या करेगा, जो भी इमल्सिफाइड फैट है उनको फर्दर तोड़ देता है। क्लियर है। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके बाद क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जो खाने को क्या करेंगी, जिसे विलाई कहते हैं, एब्जॉर्व करेंगे और डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। विलाई के साइड में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो खाने को लेकर जाएंगी शरीर की हर सेल तक। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका काम क्या होता है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसमें से क्या करेगा कि भाई पानी काम की चीज़ है, पानी को मैं रख लेता हूँ, बाकी को मैं भेज देता हूँ। तो वहाँ से पानी रख लेता है और खाना भेजा जाता है एनस के पास, जहाँ से क्या होता है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये क्या था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।